नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस। अगर आप दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपीएससी, आरपीएससी, नीट, आईआईटी मेंस, एडवांस और साथ में 11th-12th फाउंडेशन की, तो आज का लेक्चर वीडियो आपके लिए यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल जो है इसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट वीडियो जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर ए और बी दो सैटेलाइट जो हैं ये परिक्रमण कर रहे हैं, जिसमें ए सैटेलाइट का रेडियस दे रखा 4r यानी दूर है ये, और दूसरा बी सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r है, यानी अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पर है। अगर ए सैटेलाइट की चाल अगर आपको 3v दे रखी है तो बी सैटेलाइट जो है उसकी चाल कितनी होगी। तो दोस्तों, इसमें जो कंसेप्ट लग रहा है वो है कक्षीय चाल का। आप लोगों को बता रखा है कक्षीय चाल सेंटर से रेडियस डिस्टेंस पे और उस प्लेनेट के मास पे डिपेंड करती है। तो कक्षीय चाल का फॉर्मूले की हम बात करें तो फॉर्मूला बनेगा √gm अपॉन सेंटर से डिस्टेंस, जिस r को आप कह सकते हो r+h। अब देखिए क्वेश्चन में जैसा दे रखा है ये हमारे पास में हो गई अर्थ। अर्थ के चारों ओर दो सैटेलाइट दे रखे हैं। अब दूर जो सैटेलाइट है उसको नाम दिया इसने A और जो पास में सैटेलाइट है उसको नाम दिया है B। तो A सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है 4r, B सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस हो गया r। अब देखिए A सैटेलाइट की स्पीड आपको दे रखी है 3v, तो ये वैल्यू हमारे पास में है 3v। B सैटेलाइट जो है उसकी स्पीड को हम v' मान लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, स्पीड जो है डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट में, तो आप ऐसे लिख सकते हो VO इनवर्सली प्रोपोर्शनल √r। अब देखिए दोनों की चाल को अगर मैं तुलना में लूं, मुझे b की वैल्यू निकालनी है, मैं इसको ऊपर लिखूंगा तो VB अपॉन VA इज इक्वल्स टू रूट बन जाएगा और रेसिप्रोकल है दोनों के जो डिस्टेंस है। VB का डिस्टेंस नीचे आएगा तो ये होगा हमारे पास r, VA का डिस्टेंस आएगा ऊपर, इट विल बी 4r, कैंसिल आउट कर दो √4 और √4 आपके पास में कितना आएगा 2 आ गया इसमें। अब देखिए A की चाल आपको दे रखी है 3v, तो हम कहेंगे VB इज इक्वल्स टू हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी इसको यहां पर शिफ्ट कीजिए तो ये होगा आपके पास में 6 × v। तो आपका जो आंसर आएगा वो 6v, यानी 41 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों हमारे पास सी ऑप्शन है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, m द्रव्यमान का एक कण समान द्रव्यमान और त्रिज्या a के गोलीय कोश के केंद्र पर स्थित है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है m द्रव्यमान का एक कण समान द्रव्यमान तथा त्रिज्या a के गोलीय कोश के केंद्र पर स्थित है। तो सबसे पहले आप बनाओगे इसमें एक शेल। गोलीय कोश का मतलब होता है खोखलाकार गोला जो है। अब इसका द्रव्यमान जो आपको दे रखा है वो m है, ठीक है, और इसका जो रेडियस दे रखा है यहां से लेकर यहां तक, ये वैल्यू आपके पास में हो गई a रेडियस हो गया। अब उसके बाद में कह रहा है m द्रव्यमान का, उसी द्रव्यमान का एक कण उसके सेंटर पर स्थित है। अब m द्रव्यमान का एक कण उसके केंद्र पे डाल दिया यहां पर, तो इसका मास भी कितना हो गया m। आपसे कह रहा है केंद्र से a/2 दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्व विभव का मान बताइए। सेंटर से एक डिस्टेंस लेंगे हाफ ऑफ द रेडियस, ये पॉइंट ले लिया a मैंने, इसका केंद्र से जो दूरी है आपके पास में वो कितना होगा a/2। अब सवाल में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस a पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा। अब देखिए इस a पॉइंट पे कुल विभव का मान इस बड़े गोलीय कोश के द्वारा लगेगा और साथ के अंदर में दोस्तों ये जो छोटा पिंड हमारे पास m रखा हुआ सेंटर पे, इसके कारण वोल्टेज लगेगा और दोनों के विभव को प्लस करेंगे तो हमारे पास कुल विभव आएगा। तो देखिए आप लोगों को कंसेप्ट में मैं बता चुका हूं कि पोटेंशियल जो होता है हमारे पास में गुरुत्वीय विभव, इसका फॉर्मूला कितना देखिए
v इज इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन डिस्टेंस। ये फॉर्मूला बनता है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ए पॉइंट पे कुल विभव कितना होगा। ए पॉइंट पे विभव लगाने का काम दो जने कर रहे हैं, एक तो गोलीय कोश कर रहा है और एक ठोस पिंड कर रहा है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं इसमें v जो है एक तो कोश के कारण लग रहा है, शेल के कारण, और दूसरा जो पोटेंशियल लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, ठोस गोले के कारण लग रहा है इसमें। अब दोनों का जो डिस्टेंस है वो आपको देखना है। हम बात करेंगे इस गोलीय कोश के केंद्र से a/2 डिस्टेंस है, और ये जो ठोस गोला रखा हुआ इससे भी डिस्टेंस कितना है इसका, a/2 है। तो गोलीय कोश के लिए मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन डिस्टेंस हुआ हमारे पास में a/2। सेम ठोस के लिए हमारे पास फॉर्मूला हुआ माइनस जी एम, और ठोस से इसका जो डिस्टेंस है ये भी आपके पास कितना होगा, a/2। वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आपके सामने, -2gm अपॉन a, -2gm अपॉन a। अब इन दोनों को आप प्लस कर दो तो आप कहोगे ए पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल आ रहा है -4gm अपॉन a। ये आपके पास आंसर होगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है ढूंढिए इसमें, -4gm अपॉन a पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, 3 है इसमें, 1 है इसमें, 2 है। 42 क्वेश्चन का हमारे पास में करेक्ट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट 43 में कह रहा है यदि पृथ्वी को r त्रिज्या और एक समान घनत्व का एक गोला मान लिया जाए, पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित की निर्भरता जो है उसको बताइए। यानी यहां पर जो है, यहां पर आएगा g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। करना क्या है, g और r के बीच का रिलेशन बताना है। 4 ऑप्शन आपको ऑलरेडी दे रखे हैं ग्राफ में, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लिया ये हमारे पास में हो गई पृथ्वी, इसका जो सेंटर है वो ये रहा हमारे पास, इसका जो रेडियस है वो आपने कह दिया कैपिटल R, O हो गया इसका केंद्र। द्रव्यमान हमारे पास में m है। आपको करना क्या है, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हुए केंद्र से बाहर निकलना है। तो बताइए ग्रेविटी में वेरिएशन कितना हो रहा है। तो 3 पॉइंट्स यूज करेंगे दोस्तों इसमें। देखिए पहला पॉइंट आएगा हमारे पास में अंदर की तरफ, दूसरा पॉइंट आया ऑन द सरफेस, और तीसरा पॉइंट ले लिया हमने बाहर। आपको यह बताना है कि पृथ्वी के भीतर गुरुत्वीय त्वरण का मान, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान और बाहर गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो जैसे जैसे हम केंद्र से आगे बढ़ रहे हैं ग्रेविटी की वैल्यू इन चारों में से किसके हिसाब से चेंज होगी। तो देखिए सबसे पहले हमने कहा ये ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट। डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा आर मानेंगे इसमें। तो सबसे पहले ए पॉइंट की अगर मैं चर्चा करता हूं तो ए पॉइंट पे आपसे क्या कह रहा है, इनसाइड अगर कभी भी कोई बिंदु किसी ठोस पिंड के भीतर स्थित है तो उसके गुरुत्वीय त्वरण का मान, लास्ट वीडियो में हम इसका कंसेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो कितना होगा देखिए, जी ए पॉइंट पे ग्रेविटी का जो वैल्यू होगी हमारे पास में ये आएगा इसके अंदर में जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू हुआ स्मॉल आर। अब जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा, स्मॉल आर का मतलब डिस्टेंस है। अगर मान लो मैं इसको केंद्र पे ले जाता हूं, अगर मैं केंद्र की बात करूं तो केंद्र पे आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और आर की वैल्यू 0 होते ही आप कहोगे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसका मतलब पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण 0 यहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इस ग्राफ को देखिए, पृथ्वी के सेंटर पर गुरुत्वीय त्वरण मैक्सिमम बता रहा, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। इसमें पृथ्वी के केंद्र पे ग्रेविटी 0 बता रहा है, ये हो सकता है। इसमें पृथ्वी के केंद्र पर ग्रेविटी जो है वो मैक्सिमम बता रहा है, तो ये हो नहीं सकता हमारे पास। अब बचा ये, अब पृथ्वी के सेंटर पर जो ग्रेविटी है वो 0 बता रहा है, तो बी और डी में से हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, साथ में देखिए जैसे जैसे केंद्र से मैं सतह पर जा रहा हूं वैसे वैसे ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो किसके हिसाब से बढ़ रही है, रेखीय रूप से बढ़ रही है। देखिए समानुपाती आर लिखा हुआ है, तो रेखीय रूप से ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, परंतु ये वक्राकार बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखते हैं हम, अगर मान लो मैं बी पॉइंट की बात करता हूं
ऑन द सरफेस, अगर किसी भी वस्तु को पृथ्वी के सतह पर रख दिया जाए सरफेस पे, तो वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू जो है बी पॉइंट पे इट विल बी जी एम अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये वैल्यू होगी हमारे पास में कांस्टेंट। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कांस्टेंट होगा, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है। अब जैसे ही सतह से बाहर जाओगे वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा सी पॉइंट पे इट विल बी जी एम अपॉन, ये हुआ आपके पास में आर स्क्वायर। अब आप खुद देखिए, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सी पॉइंट पे गुरुत्वीय त्वरण आर स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब क्या होगा, चरघातांक के रूप से एक्सपोनेंशियली घटेगा। तो देखिए ये वाला जो भाग है जी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला भाग जी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये दोनों वैलिड है। इस पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम है, ये दोनों पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। परंतु जब हम अंदर से बढ़ते क्रम की बात करें, जरा इस ग्राफ को देखो और इस ग्राफ को देखो, दोनों में रात दिन का डिफरेंस मिलेगा। ये वक्राकार है, मुड़ा हुआ ग्राफ है, परवलयाकार, और ये रेखीय रूप से ग्राफ है। जब इनसाइड की बात करते हैं तो आर की पावर 1 है, सिंगल सिंगल पावर का जो ग्राफ बनता है वो सरल रेखीय बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो आप कहोगे अर्थ के सेंटर से जब हम सतह की ओर चलते हैं तो रेखीय रूप से गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब डी ऑप्शन कौन सा हुआ ये, तो 43 क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास में है डी ऑप्शन। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा आपसे, एम द्रव्यमान का एक उपग्रह किसी एम द्रव्यमान के ग्रह की R1 त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है। इसकी कक्षा को R2 करने के लिए, यानी कक्षा जो है उसका रेडियस बढ़ाने के लिए दी जाने वाली अतिरिक्त गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा। एक सिंपल सा फंडा सुनिए ध्यान से, आपको यह कह रखा है ये आपके पास में कोई भी एक ग्रह हो गया, पहली कक्षा ये, दूसरी कक्षा ये हमारे पास में, ये है आपके पास में कोई भी एक ग्रह, प्लेनेट, पृथ्वी मान लीजिए आप इसमें, जिसका द्रव्यमान कितना हो गया m, और उसका रेडियस आपको पता ही r। अब साथ में ये क्या कह रहा है, साथ में कह रहा है कि अगर पहली कक्षा में यहां पर ये परिक्रमण कर रहा है जिसका डिस्टेंस कितना है r1, अब इसको यहां से उठा के यहां ले जाना है, यानी कौन सी कक्षा में ले जाना है, R2 ऑर्बिट में। तो यहां से यहां शिफ्ट करने के लिए मुझे कितनी अतिरिक्त गतिज ऊर्जा देनी पड़ेगी। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखा है, अगर दो कक्षाओं की चर्चा की जाती है प्रश्न में, सदैव ऊर्जा संरक्षण का नियम यूज होगा। तो आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट के मध्य ऊर्जा संरक्षण लगाओगे। इस पॉइंट को मैंने कह दिया ए और इसको मैंने कह दिया बी। तो आप ऐसे कह सकते हो, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, बी पॉइंट पे पोटेंशियल और बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा आपसे कि R1 को R2 में ले जाने के लिए कितनी एक्स्ट्रा गतिज ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा गतिज ऊर्जा देने का मतलब होता है गतिज ऊर्जाओं का अंतर पूछा है, आपसे पूछ रहा है ये डेल्टा के का मान बताइए। अब डेल्टा के क्या होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो के बी माइनस के ए निकालना है। तो देखिए जैसे इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ये इक्वल्स टू, इसको यहां शिफ्ट करो तो ये यहां आ जाएगा, यू ए माइनस होगा हमारे पास में कितना, यू बी। अब वैल्यू पुट कर दो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है माइनस जी एम एम अपॉन डिस्टेंस। तो ए पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, ये आएगा माइनस जी एम एम अपॉन डिस्टेंस कितना आपके पास में R1, माइनस बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस जी एम एम अपॉन हुआ आपके पास में R2। सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आपके सामने, माइनस जी एम एम अपॉन R1 प्लस करके जी एम एम अपॉन R2। अब देखो कॉमन आउट खींच लो, जो कॉमन निकल रहा है इसमें, हमने कहा जी एम एम कॉमन आ जाएगा,
अंदर बचेगा 1/r2 माइनस करके 1/r1। ये वैल्यू बनी हमारे पास में। अब जरा ध्यान से देखिएगा, GMM 1/r1 माइनस r2, GMM या हाफ आ रहा है या 2 आ रहा है और या स्क्वायर आ रहा है, तो आपका आंसर ये। अब देखिए, कई बार बच्चे कहें सर हमारा आंसर आ रहा है 1/r2 माइनस r1 और यहां दे रखा 1/r1 माइनस r2। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, जैसे जैसे आप ए से बी की तरफ जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ाने के लिए यहां पर मुझे माइनस शो करना पड़े। क्यों? जब तक कोई भी पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में स्थित है तो इसके आगे पोटेंशियल एनर्जी माइनस में रहती है। तो मुझे इसको इस रूप में लिखना पड़ेगा, डेल्टा के इज इक्वल्स टू, यहां पर माइनस कॉमन खींच लेता हूं मैं, माइनस GMM और ये बन जाएगा आपके पास में 1/r1 माइनस 1/r2। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में इसका करेक्ट आंसर बन रहा 44 क्वेश्चन का। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है इसमें, 1 kg प्रत्येक के 3 द्रव्यमानों को समबाहु त्रिभुज PQR के शीर्षों पर रखा हुआ है। तो हमने एक काम किया, एक समबाहु त्रिभुज बना दिया इस प्रकार से, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके तीनों शीर्षों पर 3 द्रव्यमान रख देते हैं और सबके मास कितने हैं, 1 kg, 1 kg, और ये हो जाएगा हमारे पास में 1 kg। पहली चीज क्लियर। तथा एक 2 kg द्रव्यमान का पिंड जो है वो उसके केंद्रक पे रखा गया है, ये सेंट्रॉइड हो गया। यहां पर कोई भी एक पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान आपके पास दे रखा है 2 kg, ठीक है। अगली चीज, जिसकी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष दूरी √2 है, यानी ये जो डिस्टेंस आपको दे रखा है, यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस और यहां से इसका डिस्टेंस, ये आपके पास में वैल्यू कितनी है, √2 है, सभी √2 है। तो बताइए 2 kg द्रव्यमान पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। दोस्तों आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इसका डायरेक्ट आंसर है हमारे पास। आपको थ्योरी में कंसेप्ट बता रखा है, क्या चीज, अगर कोई समरूप आकृति है, यूनिफॉर्म शेप है, समरूप आकृति का मतलब त्रिभुज है तो समबाहु होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए, घन होना चाहिए, जिसकी प्रत्येक भुजाएं समान हो, तथा शीर्षों पर, उसके किनारों पर, शीर्षों पर स्थित द्रव्यमान, स्थित द्रव्यमान समान होना चाहिए, ठीक है। अब आप खुद देखिए, आप कहोगे इस त्रिभुज के सभी किनारों पर मास जो है वो सेम है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इस आकृति के केंद्र पर, आकृति के सेंटर पर, केंद्र पर लगने वाले गुरुत्वीय बल का मान कितना होगा, 0 होगा। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आंसर डी। आप चाहो कैलकुलेशन कर सकते हो, इसके कारण लगने वाला बल, इसके कारण लगने वाला बल और इसके कारण लगने वाला बल, इन दोनों का परिणाम ही निकाल देना और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर कितना आएगा, 0। तो 45 का करेक्ट आंसर हमारे पास में है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रखा है, पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना, अगर हमें पृथ्वी का भार पता है तो उसके द्रव्यमान की गणना इन चारों में से कौन से फॉर्मूले से की जा सकती है। तो दोस्तों एक सिंपल सी चीज देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की, तो आप लोगों को पता है कि पृथ्वी पर लगने वाले किसी भी पिंड पर, मान लिया जैसे मैं यहां पर आपसे कहूं कि ये हमारे पास में हो गई पृथ्वी, इस पृथ्वी की सतह पर आपने किसी भी एक पिंड को रख दिया m को, पृथ्वी का द्रव्यमान m है जिसकी गणना करनी है, रेडियस जो दे रखा हुआ आपके पास में कितना है, r है। अब बात आती है इस पिंड पर पृथ्वी के कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान F = G m × m अपॉन हो गया आपके पास में r²। क्लियर। नंबर सेकंड चीज, हमें पता है कि F क्या है, इस पिंड का जो भार है या इस पिंड पर गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल। तो मैं इस F को क्या लिख सकता हूं दोस्तों, इस F को मैं लिख सकता हूं m × G।
अब देखिए m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान आएगा वो आएगा आपके पास में gm/r²। अब यहां आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना करने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, तो यहां पर m निकालना है। तो आप m इजिकल्स टू कितना लिख पाओगे, यहां शिफ्ट करो g/g/r²। अगर मुझे पृथ्वी का द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, मुझे इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। देखें कौन सा मैच करता है, g/G/r², g/G/r²। तो यानी ये जो बी ऑप्शन है आपके पास में, ये आपका करेक्ट आंसर। देखिए इसने आर ई लिख दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ, और मैंने यहां पर आर लिखा है। 46 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन। 47 देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी के परवलयीय पथ में परिक्रमण करते हुए किसी ग्रह की सूर्य से न्यूनतम दूरी r1 तथा अधिकतम दूरी r2 है। इन स्थितियों में रेखीय वेग v1 और v2 है, तो v1/v2 जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए आपको पता है जितने भी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमण करते हैं, यानी इलिप्टिकल पाथ में, फंडा दिया था केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ पे। मान लिया यहां पर हमारे पास में है सूर्य सन, यहां कोई एक प्लेनेट है, वेलोसिटी v1, डिस्टेंस r1। यहां पर जब वो आता है डिस्टेंस इसका r2 है और वेलोसिटी कितनी हो गई v2। आपसे सवाल पूछा है कि r1 r2 डिस्टेंस है और v1 v2 वेलोसिटी है, तो वेलोसिटीज का रेशियो कितना होगा। एक सिंपल सी चीज देखिएगा, केपलर की ग्रहों की गति के सेकंड नियम की बात करें तो सेकंड नियम में केपलर ने क्लियर कहा था कि ग्रह जो है वो कोणीय संवेग के संरक्षण नियम की पालना करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते दौरान, परिक्रमण करते दौरान कोणीय संवेग संरक्षण की पालना करते हैं, यानी उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है m/v/r इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखिएगा इसमें m क्या है, उस ग्रह का द्रव्यमान, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हुए ग्रह का द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, तो इसको कांस्टेंट के पास ले आओ, vr इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इसी स्थिति को आप उपसौर और अपसौर, पेरिहीलियन और एपहीलियन, इन दोनों कंडीशन पे लगाओ। इसको एक बार यहां लगाऊंगा मैं तो फॉर्मूला कितना बन जाएगा v1r1, और इसको एक बार यहां लगाऊं तो क्या बन जाएगा हमारे पास में v2r2। अब डिमांड क्या कर रहा है, v1/v2 मांग रहा है, तो इसको आप नीचे शिफ्ट करो, तो v1/v2 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा r2/r1। ये है आपके पास इसका फॉर्मूला r2/r1। r2/r1 देखो, ये आपको मिसगाइड करने के लिए एक ऑप्शन दे रखा है, गलती से सावधानी हटी दुर्घटना घटी, r1/r2 भी ऑप्शन है, जबकि 47 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए 48 में क्या कह रखा है, एक छोटा ग्रह r त्रिज्या के एक वृत्तीय कक्षा में भारी तारे के चारों ओर t परिक्रमण काल से घूर्णन कर रहा है। यानी आपको ऐसा दे रखा है, ये आपके पास में कोई भी एक सर्कुलर है, वृत्तीय बोल रहा है तो वृत्तीय ले लेते हैं। यहां पर कोई एक भारी तारा है और यहां पर कोई एक छोटा उपग्रह r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में इसके चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, ठीक है, और इसका आवर्तकाल कितना है t दे रखा है। ओके, दूसरी चीज, यदि ग्रह व तारे के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलता है, आपको पता है गुरुत्वाकर्षण का जो नियम न्यूटन ने दिया था उसमें 1/r² होता है। अब यहां पर यह कह रहा है कि r² की जगह r की पावर -5/2 लेना है, मान ली बात इसमें। तो बताइए t जो है इस r में से किसके समानुपाती होगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, मान लिया इसका द्रव्यमान m है और इस ग्रह का द्रव्यमान कितना हो गया, m हो गया। तो सबसे पहला काम, इन दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भीतर की ओर जो होगा Fg,
अब किसके बराबर है, आवर्तकाल मांग रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर लगने वाले एक अपकेंद्रीय बल, इसकी चर्चा करनी पड़ेगी, बाहर की तरफ लगने वाला बल। तो ये मेरे पास में होगा एफ सेंट्रीफ्यूगल। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर ये तारा सूर्य के चारों ओर लगातार परिक्रमण कर रहा है तो इस पर लगने वाले इन दोनों बलों का मान सेम होगा। तो हम कहेंगे एफ अपकेंद्रीय इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास में एफ गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, अब दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ अपकेंद्रीय का फॉर्मूला होता है हमारे पास में एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया आपके पास, ठीक है, इक्वल्स टू ग्रेविटेशन का फॉर्मूला जी, दोनों के द्रव्यमानों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दूरी जो है ये बोल रहा है आपके पास, तो ये नीचे आएगा हमारे पास में, तो ये होगा आर की पावर 5/2। कोई दिक्कत नहीं इसमें, स्मॉल एम से स्मॉल एम काट दो। अब आपको यहां पर आवर्तकाल दिखाना टी, तो दोस्तों एक कंसेप्ट आपने सुना है, V इजिकल्स टू होता R इंटू ओमेगा, और ओमेगा जो हमारे पास है वो है टी पाई बाय टी। तो इस पूरे को अगर मैं ढंग से सॉल्व करके लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो V की जगह मेरे पास में क्या आएगा, R ओमेगा, और ये हो जाएगा आपके पास में R कैपिटल है ये, और ये बन जाएगा आपके पास में 2 पाई बाय टी स्क्वायर अपॉन करके R, मैंने होल स्क्वायर लगा दिया इसमें, इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, GM अपॉन R की पावर 5/2। अब दोस्तों देखिए इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा आपके पास में, R स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और नीचे एक R ऑलरेडी है यहां पर, कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू GM अपॉन ये बना हमारे पास R की पावर 5/2। अब देखो आपको T निकालना है, तो एक काम करते हैं, T और R की लड़ाई है इसमें, बाकी सब कांस्टेंट है, T को यहां शिफ्ट करो, R को यहां ले जाओ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, और ये पावर 1 है, और यहां R की पावर 5/2, बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, तो ये बन जाएगा आपके पास में R की पावर 7/2। अब यहां स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट बन जाएगा, तो T समानुपाती R की पावर 1/2 और आ जाएगा, तो 7/4, ये आंसर हुआ आपके पास। आवर्तकाल समानुपाती होगा R की पावर 7/4 के, 7/4 कितना आपके पास, डी ऑप्शन। देखिए अगर इन केस गलती से आप स्क्वायर रूट लगाना भूल गए तो आपका आंसर आएगा 7/2, 60/2 भी दे रखा है इसमें, तो गलती नहीं करनी है, ध्यान से आंसर लगाना है। 48 का करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन। 49 क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह की कुल ऊर्जा यानी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मिलाकर कितनी है, E0 है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो मैं दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूं ताकि आप इजी वे में निकाल सकते हो। अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करता हूं, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, -GMM अपॉन आपके पास होता है R। अगर कुल ऊर्जा की बात करें, कुल ऊर्जा जिसका चिन्ह इसने बता रखा है मुझे E0, और फॉर्मूला होता है -GMM अपॉन 2R। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, दोनों को रेशियो में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास U अपॉन E0 इज इक्वल्स टू -GMM अपॉन R डिवाइडेड बाय -GMM अपॉन हुआ 2R, GMM R माइनस से माइनस, ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2 बना, इसको यहां शिफ्ट करो तो आप लिख सकते हो U जो है इसकी वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ E0, यानी जो टोटल एनर्जी है उसकी डबल वैल्यू होगी हमारे पास में। प्लस में लगाना, माइनस में नहीं, क्यों, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों माइनस में होती है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके यानी प्लस में हमारा आंसर होगा। 49 का करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन। 50वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है, किसी गोलाकार ग्रह का द्रव्यमान mp है, कोई भी एक प्लेनेट है जिसे गोलाकार मान लिया, उसका मास दे रखा है, उसका व्यास डायमीटर dp है,
इसके पृष्ठ पर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए m द्रव्यमान के कण के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। ऐसे कहना चाह रहा आपसे। देखिए, एक हमारे पास में वृत्ताकार ग्रह है जिसका द्रव्यमान mp, व्यास दे रखा dp। तो मैं त्रिज्या की अगर बात करता हूं तो त्रिज्या मेरे पास में rp जो है वो कितनी होगी, dp/2 होगी। तो जब जरूरत पड़ेगी ये लगा दूंगा इसमें। एक m द्रव्यमान का पिंड जब इसकी सतह पर ऐसे गिराया जाता है तो इस पर लगने वाले ग्रेविटी की वैल्यू बताइए। तो ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, उससे मुक्त होती है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं g मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। तो देखिए, rp की वैल्यू डायमीटर व्यास से निकाल सकता हूं उसको आधा करके। तो वैल्यू पुट करें क्योंकि डायमीटर के रूप में पूछा है इसमें। तो gmp अपॉन ये वैल्यू बन जाएगी dp/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोल दो और 2 को ऊपर ले जाओ, 4 बन जाएगा। 4gmp अपॉन हुआ हमारे पास में dp²। अब ये ऑप्शन ढूंढ लो दोस्तों किस में आता है, 4gmp अपॉन dp²। 4gmp अपॉन dp²। ये द्रव्यमान नहीं आएगा, देखो ये द्रव्यमान एक्स्ट्रा लगा रखा है इसके अंदर में। क्लियर। तो आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। क्यों, देखो बी और सी एक जैसे बना रखे हैं इसने, तो एक में एम आएगा और एक में एम नहीं आएगा। जिसमें स्मॉल एम नहीं होगा वो हमारा आंसर होगा। 50वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन है इसका। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर वीडियो में हमने ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व किया। सभी क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। मैं आपको जैसे कहते आया हूं सभी क्वेश्चन में कंसेप्ट पकड़ना है। डाटाज एग्जामिनर चेंज कर सकता है परंतु फंडा जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप गूगल प्लेटफॉर्म से जाकर हमारे फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर के मोबाइल ऐप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी कोर्सेज के अनलिमिटेड वीडियोस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस जो हैं वो मिलेंगे। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।